नमस्कार साथियों। तो हमारी जो अर्थशास्त्र बीए प्रथम वर्ष की क्लास चल रही थी, तो इससे पहले की क्लास में हमने क्या देखा था? हमने उसमें देखा था निगमन प्रणाली के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, किस प्रकार निगमन प्रणाली द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो अध्ययन की विधियों में हमने निगमन प्रणाली को विस्तार से देखा था, है ना। अब आज की क्लास में हमको देखना है कि आगमन या अनुभव प्रणाली क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, इसके दोष क्या होते हैं, इसके द्वारा अध्ययन किस तरह किया जाता है। आज हम पूरा डिटेल से और आगमन या अनुभव प्रणाली को देखेंगे। और इससे पहले हमने कौन सी प्रणाली देखी थी? निगमन या अनुमान प्रणाली, है ना, जिसमें क्या होता था कि सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य का पता लगाया जाता था, है ना। तो आज हम देखेंगे आगमन प्रणाली, है ना। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो आगमन प्रणाली को अनुभव प्रणाली भी कहा जाता है, ऐतिहासिक प्रणाली आदि नामों से भी जाना जाता है। इसको ऐतिहासिक प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है। कितने नाम होगा इसके? आगमन प्रणाली, अनुभव प्रणाली और ऐतिहासिक प्रणाली। ओके। इस प्रणाली का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया है? जर्मन अर्थशास्त्री हिल्डेब्रांड, रोशर, लिस्ट आदि ने। ओके। आगमन प्रणाली निगमन प्रणाली की ठीक विपरीत है। ओके। अब उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य का पता लगाया जाता, ठीक है। तो इसमें अपोजिट है पूरा। इसमें क्या होगा? विशिष्ट सत्य के आधार पर सामान्य सत्य का पता लगाया जाएगा। कैसे? आपसे बोला जाएगा, उसमें क्या होता था पहले बता दिया जाता था कि एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ठीक है, पहले, फिर उदाहरण दिए जाते थे। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें आपको पहले शिक्षक बताएगा कि बॉल का नीचे गिरना, ऊपर से जैसे हम किसी भी वस्तु को ऊपर उठा लेते हैं और उसको छोड़ते हैं तो वो नीचे क्यों गिरती है, वो आपको पहले दिखाएगा, ठीक है, पहले उदाहरण देगा, है ना। उसके बाद बताएगा कि इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण है इसका नियम। ओके। इसका कारण गुरुत्वाकर्षण है। ओके। तो चलते हैं हम आगे कि आगमन प्रणाली के अंतर्गत विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य का पता लगाया जाता है। जिस प्रकार हमने अभी कहा, है ना, कि उदाहरण के लिए हमने लोहा लिया और पानी में डाल दिया, तो हमने देखा कि लोहा पानी में डूब गया। इसी प्रकार हम यह अंदाज़ा क्यों प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि सोना, चांदी, तांबा आदि जो पानी में डालेंगे तो उनको डालने के बाद भी हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि वो पानी में डूब जाएंगे, है ना। तो इसको हम प्रैक्टिकली ही देखेंगे, इसका निरीक्षण ही करेंगे, है ना। इसमें हम अनुमान नहीं लगाएंगे, इसमें अनुभव ही करेंगे, है ना। इस आधार पर एक सामान्य सत्य का पता लगा कि धातु पानी में डूबनशील होती है। ओके। तो इसमें निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनके आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। इसलिए इसे अनुभव प्रणाली भी कहते हैं। ओके। इसके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे निरीक्षण एवं प्रयोग द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इससे इस प्रणाली को वास्तविक प्रणाली भी कहते हैं। ओके। अब हमको याद रखना है, बात आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि वास्तविक प्रणाली, आपसे क्वेश्चन आए कि वास्तविक प्रणाली समझाइए, तो आप तो क्या क्या पढ़ के गए हैं? निगमन प्रणाली और अनुमान प्रणाली, है ना। आगमन प्रणाली, ऐतिहासिक प्रणाली और अनुभव प्रणाली, ये पढ़ के गए। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि वास्तविक प्रणाली समझाइए, तो आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रणाली किसको कहते हैं? आगमन प्रणाली को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको अनुभवों के द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ओके। और विशिष्ट सत्य के द्वारा सामान्य सत्य का पता लगाया जाता है, ठीक है। पहले हम चलते हैं आगे अब, है ना, कि अर्थशास्त्र में अनेक नियम आगमन प्रणाली द्वारा बनाए गए हैं। एजेल्स का उपभोग का नियम क्या है कि जैसे जैसे मनुष्य की आय में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे भोजन एवं वस्त्र पर प्रतिशत व्यय घटता जाता है ना। यह नियम जो है उपभोग का नियम, यह आगमन प्रणाली पर ही आधारित है ना। अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तो वह भोजन, अच्छे अच्छे खाने की और अच्छे अच्छे कपड़ों की बहुत चाह रखता है। लेकिन जब उसके पास बहुत सारा पैसा आने लगता है, बहुत सारा पैसा उसके पास आ जाता है, तो उसकी यह तुच्छ हो जाती हैं जो चाह होती हैं
इनका व्यय घटता जाता है, उसकी फिर ये शौकें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो फिर एक दो बार तो कपड़े महंगे कपड़े ले लेगा, अच्छा खाना खा लेगा, लेकिन फिर उसको पता चल जाएगा कि ये महंगे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता है, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा कुछ समय पश्चात, है ना। तो ये था एजल्स का उपभोग का नियम, जो कि आगमन प्रणाली पर आधारित है। ओके, अब हम देखेंगे एजल्स ने यह नियम सैक्सोनी नामक स्थान पर रहने वाली परिवारों का अध्ययन करने के बाद बनाया था। अब हम देखेंगे कि आगमन प्रणाली के गुण। ठीक है, तो आगमन प्रणाली के गुण में सबसे पहला कौन सा गुण है कि निष्कर्ष वास्तविकता के समीप होते हैं। तो इस प्रणाली में चूंकि निष्कर्ष प्रयोग एवं निरीक्षण के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए वे वास्तविकता के समीप होते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है अभी कि अभी हमने निरीक्षण किया है कि लोहे को पानी में डालने से डूब जाता है, सोने को पानी में डालने से डूब जाता है, चांदी को पानी में डालने से डूब जाती है और तांबा भी पानी में डूब जाता है। तो हमने क्या निरीक्षण किया है कि धातु पानी में डूबनशील होती है। ओके, अब हम अगले निष्कर्ष पर चलते हैं कि निष्कर्षों की जांच की सुविधा। तो इस प्रणाली द्वारा निष्कर्षों की सत्यता, वास्तविकता एवं व्यवहारिकता को प्रयोग द्वारा जांचा जा सकता है, अतः निष्कर्ष शंका रहित होते हैं। तो क्या अर्थ क्या है कि जैसे आपसे कहा गया कि धातु डूबनशील होती है। ओके, तो हमने जांच भी कर ली है, डुबा के भी पानी में देख लिया धातु को, है ना, तो जांच की भी सुविधा होती है। अगला कि जटिलताओं का अध्ययन। तो जटिल आर्थिक तथ्यों के अध्ययन के लिए आगमन प्रणाली अधिक उपयोगी होती है। जटिल तथ्यों का निरीक्षण परीक्षण करके उनसे संबंधित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ऐसे निष्कर्ष चाहे सर्वव्यापी ना हो परंतु अधिक सही तो होते हैं। ओके, तो जटिल मतलब जो कठिन, कोई भी कठिन टॉपिक है तो उसको हम आगमन प्रणाली के द्वारा पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ओके, अगला देखेंगे तो अगला क्या है गुण इसका, प्रावैविक दृष्टिकोण। तो आगमन प्रणाली के अंतर्गत परिवर्तनशील आर्थिक तथ्यों को स्थिर नहीं माना जाता, वे जैसे हैं उसी रूप में उनका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार आगमन प्रणाली का दृष्टिकोण प्रावैविक होता है। ओके, तो जैसे कि लोहा हमने देखा है, धातु देखिए कि धातु पानी में घुलनशील डूबनशील होती है। क्या होती है? डूबनशील, है ना। तो धातु अब बदलेगी थोड़ी, लोहा तो लोहा ही रहेगा ना, वो चेंज नहीं होगा। तो इसका अर्थ यही है कि इसके जो प्रैक्टिकल निरीक्षण होते हैं ना, तो वो चेंज नहीं होते, वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, अगला गुण देखते हैं। तो अगला गुण क्या है आगमन प्रणाली का कि निगमन की पूरक है। ठीक है, तो ये अपने निगमन में भी देखा था कि निगमन प्रणाली आगमन की पूरक है, उसी प्रकार आगमन प्रणाली निगमन की पूरक है। क्योंकि हमको इतना तो पता होना ही चाहिए कि अर्थशास्त्र का अध्ययन किसी एक प्रणाली के द्वारा नहीं हो सकता। न आगमन प्रणाली के द्वारा अर्थशास्त्र का अध्ययन हो सकता है और न निगमन प्रणाली के द्वारा अर्थशास्त्र का अध्ययन हो सकता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए हमें दोनों प्रणालियों के साथ अध्ययन करना पड़ेगा, निगमन और आगमन, जिसको हम अनुभव प्रणाली और अनुमान प्रणाली भी कहते हैं। वास्तविक प्रणाली किसको कहते हैं? आगमन को। और ऐतिहासिक प्रणाली भी किसको कहते हैं? आगमन को। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्या थे? ये थे हमारे आगमन प्रणाली के गुण। अब हम देखेंगे दोष क्या है आगमन प्रणाली में, है ना। क्योंकि किसी भी विषय के हमेशा दो पक्ष होते हैं, एक गुण होता है उसका पक्ष और एक दूसरा होता है दोष। ओके, तो अब दोष देखते हैं कि जटिलता। तो आगमन प्रणाली में प्रत्येक निष्कर्ष के आंकड़े एकत्रित कर उनका वर्गीकरण एवं सारणीकरण करना आवश्यक होता है। यह कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसे सांख्यिकी का ज्ञान हो। एक सामान्य व्यक्ति आगमन प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कार्य प्रणाली जटिल होती है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि यदि सामान्य व्यक्ति या सामान्य छात्र आगमन प्रणाली के द्वारा अर्थशास्त्र का या किसी विषय का अध्ययन करना चाहे तो वह मेहनती होना चाहिए। यदि वह मेहनत करने में विश्वास नहीं रखता है तो वह आगमन प्रणाली के द्वारा उस विषय का अध्ययन नहीं कर पाएगा, उसे निगमन के द्वारा ही अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा प्रयोग में कठिनाई। तो आगमन प्रणाली प्रयोगों पर आधारित होती है किंतु मनुष्य पर प्रयोग करना एक कठिन कार्य है। ठीक है,
हमने धातु पे तो प्रयोग कर लिया कि उसको पानी में डुबा के देख लिया, पता चलेगा कि धातु पानी में डूबनशील होती है, लेकिन जब हम मनुष्य पर कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए पड़ता है, और समय तो बहुत कीमती है, और मनुष्य पर अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे, प्रयोग करेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए प्रयोग में कठिनाई होती है आगमन प्रणाली से अध्ययन करने में। अगला कि पक्षपात की संभावना। अब कहने का अर्थ यह है कि पक्षपात की संभावना क्यों रहती है आगमन प्रणाली के अंतर्गत। तो अन्वेषणकर्ता जो भी आगमन प्रणाली से अध्ययन करता है तो वह आंकड़ों को एकत्रित कर उनका अध्ययन करता है। अब वह चाहे तो यह संभव हो सकता है कि वह आंकड़ों को कम बढ़ आगे पीछे ज़्यादा कर सकता है, तो इस प्रणाली से अध्ययन करने में क्या होता है कि पक्षपात हो जाता है, ठीक है, संभावना हो जाती है। तो यह इसका दोष माना जाएगा, कैका आगमन प्रणाली का, जिसको हम वास्तविक प्रणाली भी कहते हैं और ऐतिहासिक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, हमको ये तीनों नाम याद रखने, तीन नहीं 4 नाम हो गए हैं आगमन प्रणाली के। ये कौन सा है? अनुभव प्रणाली, आगमन प्रणाली, ऐतिहासिक प्रणाली और वास्तविक प्रणाली। ओके, अब हम देखते हैं चौथा दोष क्या है आगमन प्रणाली में। तो विकास के लिए अपर्याप्त। तो विकास के लिए आगमन प्रणाली पर्याप्त नहीं है। यदि केवल आगमन प्रणाली द्वारा अर्थशास्त्र का अध्ययन किया गया होता तो अर्थशास्त्र का आज जितना विकास हुआ है वह कदापि संभव नहीं होता। मतलब कि इसमें क्या होता है कि यदि हम आगमन प्रणाली से किसी भी शास्त्र का, किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो उसका जो क्षेत्र है एक फिक्स जो एरिया होता है उसमें फिक्स हो जाता है कि इतनी एरिया में यह विषय है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि किसी भी विषय से अगर किसी भी विषय का अध्ययन हम इस प्रणाली के द्वारा करते हैं तो उसका क्षेत्र नहीं बढ़ता, उसका विकास नहीं फिर होता, वो वहीं उतना ही फिक्स हो जाता है कि आपको इस विषय में इतना ही पढ़ना है। लेकिन निगमन प्रणाली के द्वारा उस क्षेत्र का विकास भी होता है। ठीक है, तो यह आगमन प्रणाली का आप दोष समझें, और दोष है ही कि विकास के लिए अपर्याप्त है। कौन सी? आगमन प्रणाली, जिसको हम अनुभव प्रणाली कहते हैं, वास्तविक प्रणाली कहते हैं और ऐतिहासिक प्रणाली भी कहते हैं। अब हम चलते हैं आगमन प्रणाली के दोष के अंतिम दोष पर। अंतिम दोष कौन सा है कि निष्कर्ष सर्वव्यापी नहीं। ठीक है, तो आगमन प्रणाली द्वारा जो निष्कर्ष निकाला जाता है तो क्या होता है कि निष्कर्ष स्थान विशेष तथा समय विशेष से संबंधित होते हैं। इन्हें प्रत्येक स्थान तथा प्रत्येक समय पर लागू नहीं किया जाता। अतः आगमन प्रणाली से प्राप्त निष्कर्ष सर्वव्यापी नहीं होते। यह एक विशेष स्थान और विशेष समय के लिए होते हैं। ठीक है, तो जो कि सभी जगह और सभी स्थानों पर सभी समय इसके जो निष्कर्ष होते हैं वो सर्वव्यापी नहीं होते, सभी जगह लागू नहीं होते, इसलिए निष्कर्ष सर्वव्यापी नहीं होते। यह एक इसका दोष है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आगमन प्रणाली, जिसमें हमने देखा कि आगमन प्रणाली क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसके दोष क्या हैं और कौन कौन से अर्थशास्त्रियों ने आगमन प्रणाली द्वारा अध्ययन किया। तो आज हमारी अध्ययन की प्रणालियों का जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ। ठीक है, आप अपनी बुक से बार बार इस टॉपिक को पढ़ें, आप इस क्लास को देखें, आपको ज़रूर आपके माइंड में यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मेरा 100% अनुभव कहता है। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। राधे राधे ऑल ऑफ यू।